नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों। राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन ने प्रियम्बल पढ़ा था और प्रियम्बल का आगे आज बढ़ते हुए मौलिक अधिकार स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार के वीडियोस जो है अपन थोड़े ब्रीफली डिस्कस करेंगे तो क्या ज्यादा वीडियो हो सकता है, क्योंकि ऐसा क्या है भी अपन जो छोटे एग्जाम से लेके बड़ा एग्जाम जो सभी क्लियर कर सके इस तरीके से अपन आज पढ़ाएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, अच्छा सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगा कि मौलिक अधिकार की क्या डेफिनेशन होती है। तो मौलिक अधिकार की सिंपल सी डेफिनेशन वो है, वे अधिकार जिनको संविधान में सम्मिलित किया जाता है और इनकी जो रक्षा है वो भी संविधान के तहत की जाती है, जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास जो है सुनिश्चित किया जा सके, वही मौलिक अधिकार कहलाते हैं। देखिए मौलिक अधिकार की जो डेफिनेशन है, ऐसे अधिकार जो कि नागरिकों को इसके समग्र विकास हेतु संविधान के द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं तथा जिनका संरक्षण भी संविधान के अंतर्गत किया जाता है, वही जो है मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार क्या होता है? मौलिक अधिकार वे होता है जिसको वे अधिकार जो नागरिकों को सर्वांगीण विकास के लिए प्रदान किए जाते हैं तथा इनकी जो सुरक्षा है वो भी संविधान के अंतर्गत की जाती है, उन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। ठीक है, अब बात की जाती है इन्हें जो देश की मूलभूत विधि है यानी कि संविधान है, उसमें जो है इसका जो है उल्लेख किया जाता है। इन्हें देश की मूलभूत विधि अर्थात संविधान में स्थान प्राप्त होता है, तभी तो ये मौलिक अधिकार है। क्योंकि अगर मान लो कानूनी अधिकार होते हैं तो इनको संविधान में इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं होती। मौलिक अधिकार है इसीलिए जो है संविधान में इनको इंक्लूड किया जाता है। ये नागरिकों के समग्र विकास अर्थात राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो नागरिक होते हैं उनके मूलभूत विकास टोटल यानी जिस प्रकार से मूलभूत चीज को समग्र जो सर्वांगीण विकास जिस तरीके से हो सकता है, उन सभी विकास के लिए मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। फिर कौन कौन सा विकास हो सकता है, चाहे वो राजनीतिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो या सांस्कृतिक विकास हो, उन सभी के लिए जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति तथा राज्य दोनों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो मौलिक अधिकार होता है वो व्यक्ति तथा राज्य दोनों के विरुद्ध होते हैं, अर्थात न तो किसी व्यक्ति के द्वारा न ही किसी राज्य के द्वारा इसका उल्लंघन किया जा सकता है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट अपने क्या देखा कि ये जो है व्यक्ति तथा राज्य दोनों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, अर्थात न तो किसी व्यक्ति न किसी राज्य के द्वारा इसका उल्लंघन किया जा सकता है। ठीक है, इन्हें न्यायालय का संरक्षण प्राप्त होता है और ये न्यायालय के माध्यम से लागू करवाए जा सकते हैं। जिस तरीके से जो प्रस्तावना है न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं करवाई जा सकती, लेकिन फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार जो है न्यायालय के द्वारा लागू करवाया जा सकता है, इन्हें न्यायालय का संरक्षण प्राप्त होता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे, इसके अंदर साफ लिखा गया है कि अगर मौलिक अधिकार का व्यक्ति के मौलिक अधिकार का अगर हनन हुआ हो तो वो न्याय सीधा जो है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की जो शरण प्राप्त कर सकता है। अतः संवैधानिक उपचारों का अधिकार में 5 तरीके की जो न्यायिक रीट भी या फिर सामान्य रीट, न्यायिक रीट और सामान्य रीट दोनों मिला के 5 रीट दे रखी है, वो भी अपन आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मौलिक अधिकार की डेफिनेशन बती, क्योंकि इसका जो उल्लेख होता है वो संविधान में होता है, क्योंकि जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, संविधान में स्थान प्राप्त होता है, ये नागरिकों के समग्र विकास अर्थात राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक विकास है तो इसको प्रोवाइड कराया जाता है। ये व्यक्ति तथा राज्य दोनों के विरुद्ध प्राप्त होता है, अर्थात राज्य तथा व्यक्ति के द्वारा इसका जो है विरोध या फिर इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इन्हें न्यायालय का संरक्षण प्राप्त होता है अर्थात इसको न्यायालय के माध्यम से लागू करवाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये मौलिक अधिकार को संविधान में इंक्लूड या शामिल करने की क्या आवश्यकता हो गई थी कि उस समय जो संविधान अपना लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को जब अपना संविधान लागू हुआ था, उस समय मौलिक अधिकार को संविधान में सम्मिलित करने की क्या आवश्यकता रही थी, तो इसके पीछे कारण देखते हैं। अच्छा, इस तरीके की आवश्यकता का क्वेश्चन वैसे प्री टाइप जो क्वेश्चन होता है आरएस प्री हो गया या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया, उसमें तो आएगा नहीं, लेकिन जो आपको ये समझ विकसित करने के लिए बड़ी आसानी से समझ विकसित की जा सकती है और मेंस में लिखने के लिए काम आएगा। ठीक है, जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को अपना भारत आजाद हुआ था, तो उस समय जो अधिकतर जो भारत की जो जनसंख्या थी वो निरक्षर थी और ना समझ थी, अतः उनको अपने अधिकारों के प्रति जो है सजग या फिर जागरूक नहीं थे, इसलिए जो है मौलिक अधिकार को सम्मिलित किया गया था। पहला पॉइंट है, भारत की अधिकांश जनसंख्या उस समय यानी कि जब भारत जो है आजाद हुआ था उस समय निरक्षर थी तथा अपने हितों के प्रति जागरूक नहीं थी, इसलिए उनके लिए मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया था। तो पहला पॉइंट, भारत की जो अधिकांश जनसंख्या थी उस समय निरक्षर थी तथा अपने हितों के प्रति जागरूक नहीं थी, अतः मौलिक अधिकार का समावेशन जो है संविधान में किया गया। ठीक है, राजनीतिक दलों की जो बहुमत की तानाशाही उसको रोकने के लिए ही मौलिक अधिकार का उल्लंघन अगर मान लो राजनीतिक दल अगर मान लो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है तो उसके दल की जो है तानाशाही को रोकने के लिए जो है मौलिक अधिकार का जो है प्रावधान किया गया था, राजनीतिक दलों की बहुमत की तानाशाही को सीमित करने के लिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं, राज्य की अपार या असीमित शक्तियों पर प्रतिबंध स्थापित करने के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था। तीसरा पॉइंट फिर से देखते हैं, राज्य की असीमित शक्तियों तथा उनकी प्रतिबंध शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया था। चौथा पॉइंट है,
अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण तथा उन्हें मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए ये मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया था। आपको पता है इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है जिसमें सभी धर्म के लोग एक इक्वल सभी का राइट होते हुए समानता से रहते हैं। इन सभी को समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, इन सभी को समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए, उनको विश्वास में लाने के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था। ठीक है, फिर बात की जाती है 5वां पॉइंट, वंचित वर्गों के कल्याण तथा इनके समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं, मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकार को संविधान में सम्मिलित करने की क्या आवश्यकता महसूस हुई कि उनको मौलिक अधिकार को संविधान में जो है सम्मिलित किया गया था। पहला तो है भाई, भारत की अधिकांश जनसंख्या उस समय निरक्षर थी, अपने अधिकार के प्रति सजग नहीं थी, नासमझ थी, अतः इसी कारण जो है मौलिक अधिकारों का समावेशन संविधान में किया गया। राजनीतिक दलों के बहुमत की तानाशाही को रोकने के लिए, ठीक है, राज्य की असीमित शक्तियों को सीमित करने के लिए, अल्पसंख्यकों को समाज की मुख्य धारा तथा उनको विश्वास में लेने के लिए, समाज के वंचित वर्गों के कल्याण हेतु उनको मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए उनकी आवश्यकता महसूस हुई, अतः जो है मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान में किया गया। अच्छा, फिर बात करते हैं भाई मौलिक अधिकार का उद्भव, विकास या फिर इसका इतिहास क्या रहा था। तो सर्वप्रथम जो है मौलिक अधिकार सर्वप्रथम ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में एक मैग्ना कार्टा कानून के रूप में इनको जो है स्थापना की गई थी। तो सर्वप्रथम जो मौलिक अधिकारों को जो चल पड़ी थी वो हुई थी 1215 में, ब्रिटेन के द्वारा एक मैग्ना कार्टा घोषित किया गया था। उसी के अंतर्गत जो है सर्वप्रथम जो है मौलिक अधिकारों को इंट्रोड्यूस किया गया था। देखिए ये लिखा हुआ है, सर्वप्रथम 1215 ईस्वी में ब्रिटेन ने मैग्ना कार्टा कानून, कौन सा कानून, मैग्ना कार्टा कानून के माध्यम से अपने नागरिकों को अधिकार प्रदान किए, इसलिए ब्रिटेन को मौलिक अधिकारों का जन्मदाता जननी की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो आपको कोई पूछे कि ओवरऑल जो है सर्वप्रथम मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स को किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो सर्वप्रथम ब्रिटेन के द्वारा 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा कानून के द्वारा अपने नागरिकों को जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, अतः ब्रिटेन को मौलिक अधिकार को जन्मदाता या जननी की संज्ञा दी जाती है। अच्छा, मैंने ओवरऑल बताया कि भाई ओवरऑल सबसे पहले जो है किसने मौलिक अधिकारों का इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, मैंने ये नहीं बताया कि संविधान में सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो संविधान में सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करने वाला देश था वो था अमेरिका। 1791 ईस्वी में यूएसए जब आजाद हुआ था, इसके पश्चात उन्होंने अपना संविधान बनाया था। तो संविधान के अंतर्गत पहली बार संविधान में जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था वो अमेरिका के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, 1791 यानी कि 1791 ईस्वी में अमेरिका के द्वारा संविधान में सबसे पहले मौलिक अधिकारों को इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर वही बात मैं बता देता हूँ, सर्वप्रथम जो ओवरऑल जो इंट्रोड्यूस किया था मौलिक अधिकारों को वो किया गया था ब्रिटेन के द्वारा 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा कानून के द्वारा। ठीक है, लेकिन संविधान के अंदर प्रथम बार जो उल्लेख किया था वो अमेरिका ने किया था, और अमेरिका ने किया था 1791 ईस्वी में। देखते हैं, 1791 ईस्वी में यूएसए यानी अमेरिका विश्व का प्रथम ऐसा देश है जिसने अपने समस्त नागरिकों को संविधान के द्वारा, गौर कीजिएगा इस बात पे, संविधान के द्वारा मान्यता प्रदान प्राप्त मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, अतः यूएसए को मौलिक अधिकारों का जनक कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये देखें तो ब्रिटेन को मौलिक अधिकार का जन्मदाता पहले कहा जाता था जब इन्होंने मैग्ना कार्टा कानून लगाया था या फिर जननी की संज्ञा दी जाती है, लेकिन संविधान में पहली बार मौलिक अधिकारों को इंट्रोड्यूस करने के कारण यूएसए यानी अमेरिका को जो है मौलिक अधिकारों का जन्मदाता या फिर जनक कहा जाता है। ठीक है, फिर से रिपीट करवा दूं, सर्वप्रथम मौलिक अधिकार को इंट्रोड्यूस करवाया था 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा कानून के जरिए ब्रिटेन द्वारा। फिर 1791 ईस्वी में संविधान में पहली बार स्थान प्रदान किया गया था, यूएसए के द्वारा मौलिक अधिकार को इंट्रोड्यूस किया गया था, अतः यूएसए को मौलिक अधिकार का जनक या फिर जननी कहा जाता है। ठीक है, अब मैं बता दूं जो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, उसमें टोटल कितने 7 मौलिक अधिकार पहले दे रखे थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो है मौलिक अधिकारों को संविधान में स्थान प्राप्त करने के लिए क्या प्रोसेस रही थी, क्या प्रकरण रहे थे, उन सभी को मैं अभी समझाता हूं आपको। सर बताओ, आपको पता है 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक स्वराज विधेयक पेश किया गया था। उसी में जो है भारत में संविधान निर्माण करने की प्रक्रिया और इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम उल्लेख उसी में मिलता है। तो सर्वप्रथम संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की जो रूपरेखा स्पष्ट या फिर प्रस्तुत की थी वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग की थी। ठीक है, फिर बात की जाए नेहरू रिपोर्ट 1927 जिसको 1928 यानी 1928 में पब्लिश किया गया था। नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, और नेहरू रिपोर्ट के जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। इनके द्वारा भी जो है मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। फिर 1927 यानी 1927 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से जो है मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। फिर बात की जाए 1931 ईस्वी में जब कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता
जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। इसी के अंतर्गत जो है ऑफिशियली तौर पर कांग्रेस के द्वारा भी जो है मौलिक अधिकारों की जो है मांग की गई थी। सबसे पहले 1895 ईस्वी में तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के द्वारा जो है मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। फिर 1927 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, फिर कांग्रेस के द्वारा जो कौन सा अधिवेशन, कराची अधिवेशन हुआ था 1931 ईस्वी में, उसके द्वारा जो मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। देखते हैं 1931 ईस्वी कराची अधिवेशन, भारतीय नागरिकों के लिए स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार की मांग किसके द्वारा की गई थी? कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस के द्वारा कराची अधिवेशन में, ठीक है। अब बात की जाती है संविधान सभा में सरदार पटेल के नेतृत्व में मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक संघों की जो समिति है उसकी प्रावधान की गई थी, और आचार्य कृपलानी के नेतृत्व में मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की उप समिति का प्रगठन किया गया था, जिनकी सिफारिशों के आधार पर संविधान में जो है मूल अधिकारों को सम्मिलित किया गया था। इसका नीचे वाली लाइनों का मीनिंग मोटा मोटी ये है कि जब संविधान सभा निर्मित की गई थी, उस संविधान सभा के अंतर्गत मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की एक समिति गठन की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, और मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी या फिर आचार्य कृपलानी थे। इनके द्वारा एक सिफारिश रखी गई थी, और इन्हीं सिफारिशों के माध्यम से संविधान में जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं भाई मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि भारत में क्या रही। सबसे पहले 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। फिर उसके बाद 1927 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा यह मांग की गई थी। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पहले मैंने आपको गलत बता दिया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नहीं, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। उनके द्वारा जो है मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। कराची अधिवेशन किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी? किसे? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो इस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा संयुक्त रूप से जो है मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। फिर बात की जाए संविधान सभा में मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की किसी जो समिति के अध्यक्ष थे जो है वल्लभ भाई पटेल थे, और मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की अब उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। इनके अनुशंसा के आधार पर संविधान में मौलिक अधिकारों का जो है समावेशन किया गया था। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अपन जो है डिफरेंशिएट करते हैं मौलिक अधिकार तथा जो है सामान्य अधिकार या फिर कानूनी अधिकार में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपको मोटा मोटी 5 डिफरेंस जो हमेशा बताता हूं, आज भी मैं आपको 5 डिफरेंस बताऊंगा, ताकि जो मिनिमम 50 शब्द इसके बारे में लिख भी सको, और कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए भाई मौलिक अधिकार और सामान्य अधिकार में क्या क्या अंतर होते हैं, तो आप स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर भी सके। ठीक है, मौलिक अधिकार के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि इन्हें जो है देश की सर्वोच्च विधि यानी कि संविधान के अंतर्गत जो है उल्लेख किया जाता है, या फिर उसके अंतर्गत मान्यता प्रदान कर दी जाती है। अर्थात मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो देश की सर्वोच्च विधि अर्थात संविधान में जो है इसका स्थान प्राप्त होता है, जबकि कानूनी अधिकारों को संविधान में स्थान प्राप्त नहीं होता, इनको सामान्य विधि के द्वारा ही स्थान प्राप्त होता है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, इन्हें देश की मूलभूत विधि अर्थात संविधान में स्थान प्राप्त होता है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट देखते हैं, इन्हें सामान्य विधि के माध्यम से संरक्षण प्रदान किया जाता है। सामान्य विधि के द्वारा यानी अर्थात इसको संविधान में मान्यता प्रदान, मतलब संविधान में मान्यता प्रदान तो होती है, लेकिन इसका उल्लेख जो है संविधान में नहीं होता। मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है केवल और केवल संविधान में होता है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं होता। ठीक है, फिर बात की जाती है अगर मान लो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना है, तो मौलिक अधिकारों को परिवर्तन करने के लिए संविधान को संशोधन करना पड़ेगा, जबकि कानूनी अधिकारों को जो है संशोधन करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। और संविधान को संशोधन करने की शक्ति मैंने पहले ही बता दिया आपको, केवल और केवल संसद में निहित है, और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 भाग 20 में दी गई है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, मौलिक अधिकारों में अगर संशोधन करना है तो संविधान संशोधन के द्वारा ही किया जाएगा, और वो केवल केवल संसद के द्वारा किया जाएगा। लेकिन कानूनी जो अधिकार होते हैं या फिर सामान्य अधिकार होते हैं, इनको जो संशोधन करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, पहला पॉइंट, इन्हें देश की मूलभूत विधि संविधान में स्थान प्राप्त होता है, इनको संविधान में स्थान प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात की जाती है इनको संशोधन करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है, जबकि इनको संशोधन करने के लिए साधारण विधि के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है। सामान्य अधिकारों को साधारण विधि निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तन किया जा सकता है। अगला डिफरेंस देखते हैं अपन, तीसरा जो डिफरेंस होगा, मौलिक अधिकार नागरिकों को व्यक्ति तथा राज्य दोनों के विरुद्ध प्राप्त होता है, अर्थात राज्य के द्वारा इसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। मैंने जब आपको मौलिक अधिकार शुरू में इंट्रोड्यूस करवाए थे तभी मैंने आपको बताया था कि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो व्यक्ति तथा राज्य दोनों के विरुद्ध प्रदान होता है, अर्थात न तो किसी व्यक्ति के द्वारा न किसी राज्य के द्वारा जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है। अच्छा, फिर कानूनी जो अधिकार होता है या सामान्य अधिकार होता है, इसकी बात की जाती है, ये केवल व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त होता है, अर्थात ये जो है राज्य के विरुद्ध प्राप्त नहीं होते हैं, और राज्य के द्वारा इसका उल्लंघन किया जा सकता है। ये लिखा हुआ है, ये केवल व्यक्ति के विरुद्ध है, तथा
राज्य के द्वारा इसका उल्लंघन किया जा सकता है। ठीक है, यही बात सही हुई। तो तीसरा डिफरेंस क्या है? मौलिक अधिकार जो है व्यक्ति तथा राज्य दोनों के विरुद्ध प्रदान किया जा सकता है, अर्थात न तो किसी व्यक्ति के द्वारा न ही किसी राज्य के द्वारा इसका उल्लंघन किया जा सकता है। लेकिन सामान्य विधि केवल और केवल व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध है, यानी कि राज्य के विरुद्ध ये उपलब्ध नहीं है। राज्य के द्वारा जो सामान्य विधि का उल्लंघन किया जा सकता है सार्वजनिक निर्माण हेतु। अंतिम डिफरेंस देख लेते हैं, चौथा जो डिफरेंस है, मौलिक अधिकार के हनन पर नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण प्राप्त कर सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकार का मान लो किसी व्यक्ति का, कोई भी भारत का नागरिक हो या चाहे किसी भी देश का मौलिक अधिकार हो, चाहे ब्रिटेन का हो चाहे अमेरिका का हो, अगर उसकी उल्लंघन की स्थिति है तो उस उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति सीधी सुप्रीम कोर्ट की शरण प्राप्त कर सकता है। जबकि सामान्य विधि या फिर कानूनी अधिकार के अंतर्गत अगर मान लो किसी का उल्लंघन हुआ है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो मौलिक अधिकार में सीधे सुप्रीम कोर्ट की जो है शरण प्राप्त कर सकता है, और इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 32 में है सुप्रीम कोर्ट के तहत, और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट के तहत। यानी कि अगर मान लो किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के अंदर सीधी शरण प्राप्त कर सकता है। लेकिन कानूनी अधिकार के तहत इसके अतिक्रमण की स्थिति में नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण प्राप्त नहीं कर सकता है। तो डिफरेंस के मोटा मोटी मैंने 4 पॉइंट बताए। इन देश की मूलभूत विधि संविधान में स्थान प्राप्त होता है, इनको नहीं होता है। इनमें अगर परिवर्तन करना है तो संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है, संविधान संशोधन की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। फिर बात किया है मौलिक अधिकार व्यक्ति और राज्य दोनों के विरुद्ध होता है, इसमें केवल व्यक्ति के विरुद्ध होता है, राज्य के विरुद्ध नहीं होता है। राज्य के द्वारा इसका उल्लंघन किया जा सकता है, और मौलिक अधिकार को मान लो अगर हरण हो या फिर उल्लंघन किया जाता है तो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की जो है शरण ले सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो शरण है वो सीधे प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, अब बात की जाती है कि जो मौलिक अधिकार का जो संवैधानिक उपबंध है वो अपन देखते हैं, यानी कि ये संविधान किस भाग में, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, ये कहां से लिया गया है, और वे कौन से अनुच्छेद है जो केवल और केवल भारतीय को प्राप्त है, यानी कि विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो उपबंध है, संवैधानिक उपबंध है, वो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक किया गया है। ठीक है, और ये जो मैंने आपको संविधान की विशेषता बताई थी तब मैंने विदेशी स्रोतों का प्रभाव पढ़ाया था। इसके अंतर्गत ये भी बताया था कि जो अपने जो मौलिक अधिकार लिए हैं वो अमेरिका संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, देखते हैं संवैधानिक उपबंध। मैंने बताया भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। ठीक बात है, और ये अपन ने कहा यूएसए यानी कि अमेरिका से ग्रहण किए हैं। ठीक है, अच्छा वे कौन से अनुच्छेद है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है बार बार, जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, वरन जो है विदेशी नागरिकों को प्रदान नहीं किए गए। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 जो है वो केवल केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। कौन कौन से? 15, 16, 19, 29 और जो 30 है वो केवल केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यानी कि वो जो है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो संवैधानिक उपबंध देखते हैं फिर से एक बार। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का उपबंध किया गया है। ठीक है, और ये मौलिक अधिकार है वो अपन ने कहां से लिया है? यूएसए संविधान यानी कि अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। और अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और जो 30 है केवल केवल भारत नागरिकों को प्राप्त है, यानी विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, अब एक करके मौलिक अधिकार पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अनुच्छेद 12। ठीक है, अनुच्छेद 12 स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो सबसे पहला प्रावधान है अनुच्छेद 12 का जो है, इसके अंतर्गत डेफिनेशन ऑफ स्टेट दे रखी है, यानी कि सबसे पहले राज्य को परिभाषित किया गया है कि राज्य क्या है और राज्य के अंतर्गत किन किन शक्तियों का समावेशन किया गया है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 12 स्टार्ट करते हैं, और अनुच्छेद 12 के अंतर्गत उपबंध किया गया है राज्य की परिभाषा, यानी राज्य को परिभाषित किया गया है, राज्य की परिभाषा यानी कि स्टेट ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, तो अच्छा जैसे राज्य में किस किस को सम्मिलित किया गया है? संसद हो, विधानमंडल हो, चाहे इसके अंतर्गत कोई भी न्यायिक अधिकारी हो या फिर प्रशासनिक पदाधिकारी हो, जिनको संविधान के अंतर्गत विधि बनाने और आदेश देने का अधिकार प्राप्त होता है, उन सभी को राज्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। देखिएगा यही लिखा हुआ है, राज्य को परिभाषित किया गया है भारत सरकार यानी कि संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल, स्थानीय निकाय तथा अन्य प्राधिकारी, इसके अंतर्गत पंचायतें, नगर पालिका, जिला बोर्ड इत्यादि का उपबंध किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत डेफिनेशन ऑफ स्टेट दे रखी है, यानी कि राज्य को परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत भारत सरकार अर्थात संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, स्थानीय स्वशासन या स्थानीय निकाय तथा अन्य प्राधिकारी, जिसके अंतर्गत पंचायतें, नगर पालिका और जिला बोर्ड को उपबंध किया गया है। अच्छा, अन्य प्राधिकारी से क्या तात्पर्य है वो देखते हैं अपन। अन्य प्राधिकारी वे व्यक्ति जिन्हें संविधान या विधि के अंतर्गत नियम बनाने, कानून बनाने, आदेश जारी करने, अधिसूचना जारी करने इत्यादि का जो अधिकार प्राप्त होता है, उन सभी, अगर मान लो ये अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त है तो वो अन्य अधिकारी के रूप में जाना जाता है, और वो जो है
उसकी भी जो डेफिनेशन है वो राज्य के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। ठीक है, जैसे कौन कौन हो सकते हैं, एलआईसी हो गया, अपना रेलवे बोर्ड हो गया, ओएनजीसी आपको पता है एक सेमी गवर्नमेंट कंपनी है वो हो गई, यूपीएससी यानी कि यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, चाहे विश्वविद्यालय हो गया, इन सभी का जो है उपबंध राज्य की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित है, अतः इन सभी का जो डेफिनेशन के अंतर्गत इनको भी सम्मिलित किया गया है। फिर से बता दो, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार, संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा सभी सम्मिलित होते हैं, राज्य विधानमंडल, स्थानीय स्वशासन, जिला बोर्ड, जिला निकाय और अन्य प्राधिकारी जो कि भारतीय संविधान तथा विधि के अंतर्गत नियम बनाने, कानून बनाने, आदेश जारी करने या अधिसूचना जारी करने का अधिकार रखते हैं, इन सभी को राज्य की डेफिनेशन में दिया गया है। जैसे कि एलआईसी, रेलवे बोर्ड हो गया, ओएनजीसी हो गया, यूपीएससी हो गया या विश्वविद्यालय हो गया, इन सभी को अनुच्छेद 12 के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 13 की बात की जाती है, तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत क्या उल्लेख किया गया है, देखते हैं। मूल अधिकारों से असंगत विधियां, ठीक है, यानी कि वे विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत है, यानी कि मूल अधिकारों से जो बिल्कुल अलग स्थान रखती है, उन सभी का जो संबंध है अनुच्छेद 13 से संबंधित है। ठीक है, इसके अंतर्गत न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है। ठीक है, सजग प्रहरी कैसे बनाया गया है, जो है अनुच्छेद 13 में अंतर्गत सम्मिलित है, और इसके अंतर्गत 3 सिद्धांत भी है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन इसके अंतर्गत पहले ये देखता है कि इसके अंतर्गत न्यायालय, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, उनको सभी को न्यायालय का जो है संविधान का सजग प्रहरी बनाया। सजग प्रहरी किस तरीके से बनाया, यदि मान लो संसद के द्वारा कोई विधि बनाई गई हो जो कि संविधान का पालन नहीं करती हो, तो इस अवस्था में सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो उस विधि को असंगत यानी कि उस विधि को हटा सकता है, और ये जो अधिकार है वो न्यायालय को अनुच्छेद 13 के माध्यम से मिला है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 13 के तहत मिलता है। यानी कि इस अनुबंध यानी इस अनुच्छेद में न्यायालय को सजग प्रहरी बनाया गया है। अगर संसद के द्वारा किसी ऐसी विधि का निर्माण किया जाता है जो कि संविधान का उल्लंघन या फिर अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से संविधान को हस्तगत यानी कि संविधान का उल्लंघन करती है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसी विधि को अवैध घोषित कर सकती है। देखिए लिखेगा, इसके अंतर्गत न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट चाहे वो हाई कोर्ट हो, मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है, तथा इसमें यह अधिकार प्रदान किया गया है कि राज्य के द्वारा निर्मित किसी भी ऐसी विधि, राज्य के द्वारा यानी फिर संसद हो, यानी कि राज्य के दो अपन को केंद्र को मानते हैं, उसके अंतर्गत संसद के द्वारा किसी भी ऐसी विधि को जो मूल अधिकारों से असंगत हो या फिर संविधान में किसी भी जो कि प्रकरण है या किसी भी अनुच्छेद से असंगत हो, उसे अवैध घोषित करने का जो अधिकार है वो न्यायालय के पास है, अवैध घोषित कर सकती है। अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से, मैंने बताया था न्यायिक पुनरावलोकन की जो अभिव्यक्ति है वो इसी अनुच्छेद 13 से होती है, और यह संविधान पूर्व पश्चात निर्मित विधियों पर भी लागू होता है। लास्ट लाइन का यह अर्थ है, अगर मान लो संविधान के पूर्व भी कोई ऐसी विधि बन चुकी हो जो संविधान से असंगत हो, या संविधान के पश्चात संसद के द्वारा कोई ऐसी विधि बना रखी हो जो कि संविधान से असंगत हो, इन सभी को जो है न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। ठीक है, फिर से अनुच्छेद 13 देखते हैं। मूल अधिकारों से असंगत विधियां, इसके अंतर्गत न्यायालय हो चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, इसके अंतर्गत न्यायालय को संविधान का सजग प्रहरी बनाया गया है। अगर मान लो राज्य अर्थात संसद के द्वारा किसी ऐसी विधि का निर्माण किया गया हो जो कि मूल अधिकारों से असंगत है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा इसको असंगत विधि को अवैध घोषित किया जा सकता है। ठीक है, ये जो प्रावधान है वो संविधान पूर्व और संविधान पश्चात भी लागू किया जा सकता है। ठीक है, मैंने बताया था इसके अंतर्गत अनुच्छेद 13 के अंतर्गत अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कुल 3 सिद्धांत दे रखे हैं, वो तीनों सिद्धांत मैं भी आपको बताऊंगा। तो पहला सिद्धांत है आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत। ठीक है, ये जो आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत है, ये सिद्धांत है, अगर मान लो संविधान से पूर्व किसी ऐसी विधि को लागू किया गया है जो मूल अधिकार या फिर संविधान से असंगत है, तो न्यायालय के द्वारा इसको या फिर संसद के द्वारा इसको अवैध घोषित किया जा सकता है, यानी कि उसके ऊपर क्या लग जाएगा, ग्रहण लग जाएगा। पहला भी आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत, संविधान लागू होने से पूर्व की विधि जो कि मूल अधिकारों से असंगत है वह स्वतः निष्क्रिय हो जाएगी, अर्थात उस पर ग्रहण लग जाएगा। क्या लग जाएगा गाइस, ग्रहण लग जाएगा। ठीक है, तो पहला सिद्धांत कौन सा है, आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत। इसके अंतर्गत यह उल्लेख किया गया था कि जब संविधान लागू हुआ था उससे पूर्व की कोई ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों से क्या हो, असंगत हो या उसका उल्लंघन करती हो, तो संसद यानी कि राज्य के द्वारा या फिर न्यायालय के द्वारा उस विधि को उल्लंघन करने वाली उस विधि को क्या किया जा सकता है, हटा दिया जाता है, यानी कि उस पर जो है ग्रहण लगा दिया जाता है या फिर ग्रहण अपने आप स्वतः लग सकता है। तो सबसे पहला सिद्धांत हो गया आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत। संविधान लागू होने की पूर्व की विधि जो कि मूल अधिकारों से असंगत है वह स्वतः निष्क्रिय हो जाएगी, अर्थात उस पर ग्रहण लग जाएगा। ठीक है, फिर बात किया अगला सिद्धांत है पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करणता का सिद्धांत ये कहलाता है गाइस, अगर मान लो
कोई भी राज्य के द्वारा एक विधि बनाई गई हो, विधि बनाई गई हो, अगर वो संपूर्ण विधि जिस तरीके से विधि बनाई गई है उसका कुछ पार्ट सही है और कुछ पार्ट अगर मान लो गलत है, तो जो पार्ट सही है उसको तो लागू कर दिया जाएगा, लेकिन जो पार्ट गलत है उसको वहां से हटा दिया जाएगा, यानी कि पृथक कर दिया जाएगा। यही जो सिद्धांत है वो पृथक करने का सिद्धांत कहलाता है। फिर से समझाता हूँ गाइस, पृथक करने का सिद्धांत क्या कहलाता है। अगर मान लो किसी राज्य या फिर संसद के द्वारा एक विधि बनाई जाती है और उसका कुछ पार्ट जो है सही है और कुछ पार्ट मान लो गलत है, तो गलत पार्ट को जो हटा दिया जाता है और उसको जो है अवैध घोषित किया जाता है, लेकिन सही पार्ट को तो लागू कर दिया जाता है, और इसका जो पृथक्करण करने का सिद्धांत ही पृथक करने का सिद्धांत कहलाता है। पढ़िएगा, राज्य द्वारा निर्मित विधि का कोई भी भाग यदि मूल अधिकारों से असंगत है तो न्यायालय के द्वारा केवल असंगत भाग यानी कि गलत भाग को ही अवैध घोषित किया जाएगा, ना कि संपूर्ण विधि को, अर्थात असंगत भाग को मूल विधि से पृथक कर दिया जाएगा। और ये सिद्धांत पृथक करने का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, पहला सिद्धांत क्या था? अधित्याग या फिर ग्रहण का सिद्धांत। वो युवा सिद्धांत जो संविधान लागू होने से पूर्व लागू किया गया था, लेकिन जो वर्तमान में क्या मूल अधिकार से असंगत है तो उसके ऊपर आच्छादन या ग्रहण लग जाएगा। ये हो गया आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है पृथक करने का सिद्धांत। राज्य के द्वारा अगर मान लो कोई विधि बनाई गई हो तो उसका कुछ पार्ट तो अच्छा है और कुछ पार्ट बुरा है, यानी कि खराब है, जो भी मूल अधिकार से असंगत है, तो असंगत पार्ट को ही हटाया जाएगा, संगत पार्ट को नहीं हटाया जाएगा, और इसी सिद्धांत को पृथक करने का सिद्धांत कहा जाता है। फिर से डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। राज्य द्वारा निर्मित विधि का कोई भी भाग यदि मूल अधिकारों से असंगत है तो न्यायालय के द्वारा केवल असंगत भाग को ही अवैध घोषित किया जाएगा, ना कि संपूर्ण विधि को, अर्थात असंगत भाग को मौलिक अधिकार से जो पृथक जो है कर दिया जाएगा। तो अपन ने गाइस दो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत दो सिद्धांत देख लिए, आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत, पृथक करने का सिद्धांत। फिर अगला जो सिद्धांत है वो है अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत का यह कहलाता है गाइस, भारत के जितने भी नागरिकों को जो है मौलिक अधिकार प्राप्त हो सकता है, वो अपनी इच्छा अनुसार जो है उसका अधित्याग या फिर उसको छोड़ नहीं सकते। यही है अधित्याग का सिद्धांत। नागरिकों के द्वारा अपने मौलिक अधिकारों का अधित्याग या परित्याग नहीं किया जा सकता, यानी कोई भी कंडीशन हो, भारत के नागरिकों या फिर भारत की जनता के द्वारा जो है अपने मौलिक अधिकारों को जो है अधित्याग नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत क्या उपबंध किया गया है? सबसे पहले तो मूल अधिकार असंगत विधियां, इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, यानी कि न्यायालय है, उसको संविधान का सजग प्रहरी बनाया गया है। वे विधियां जो कि न्यायालय यानी कि वो वे विधियां जो कि मूल अधिकार से असंगत हो उसको न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत कुल कितने 3 सिद्धांत दिए गए हैं। सबसे पहले आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत, संविधान लागू होने से पूर्व की ऐसी विधियां जो कि मौलिक अधिकार का हनन करती है उसको उसका जो है अधित्याग या फिर उसको जो है ग्रहण अपने आप लग जाएगा, आच्छादन या ग्रहण लग जाएगा। फिर बात की पृथक करने का सिद्धांत, वह सिद्धांत या फिर वो विधि जो मौलिक अधिकार से असंगत है, केवल उसी विधि को हटाया जाएगा, जो संगत है उसको नहीं हटाया जाएगा, उसको पृथक्करण कर दिया जाएगा। फिर बात की जाती है अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत यह कहता है गाइस, भारत का जो भी नागरिक है वो जो है मौलिक अधिकार का अधित्याग नहीं कर सकता है, पृथक्करण नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं मौलिक अधिकारों के वर्गीकरण। ठीक है, मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकार जो है अमेरिका संविधान से अपन ने लिए थे, और अमेरिका संविधान के द्वारा ये सर्वप्रथम घोषित भी किया गया था 1791 ईस्वी में। अपन आपको पता है प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार थे वो केवल अपने को जो 7 मौलिक अधिकार दे रखे थे, लेकिन वर्तमान में केवल और केवल 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति का जो अधिकार था जो कि अनुच्छेद 31 के अंतर्गत विधित था, उसको मौलिक अधिकार से हटाकर उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, यानी कि अनुच्छेद 31 से हटाकर उसको अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है। अर्थात वर्तमान में भारतीय नागरिकों को केवल कुल कितने 6 मौलिक अधिकार दे रखे हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन कितने 44 संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जो कि संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार था, अनुच्छेद 31 को अनुच्छेद 300A में फिर शिफ्ट कर दिया जाता है और मौलिक अधिकार को क्या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मौलिक अधिकारों के वर्गीकरण, प्रारंभ में संविधान के द्वारा नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु 44 संविधान संशोधन 1978 जनता पार्टी जिस समय मोरारजी देसाई अपने पीएम थे के माध्यम से संपत्ति के अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में उल्लेख था को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अर्थात वर्तमान में कुल कितने 6 मौलिक अधिकार विद्यमान है। तो गाइस अपन ने आज मौलिक अधिकार का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा है। कल से जो है मैं आपको जो अगली क्लास होगी उसके अंतर्गत प्रारंभ से लेकर अंत तक जो है 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार है उसके अंतर्गत जो मैं ब्रीफली आपको पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं आपको आज का जो रिविजन करवा देता हूँ। सबसे पहले मौलिक अधिकार का अर्थ बताया, उसकी डेफिनेशन बताई कि मौलिक अधिकार वह होता है जिसको संविधान यानी कि देश की सर्वोच्च विधि संविधान में जिसको स्थान प्राप्त होता है और उसके नागरिकों को सर्वांगीण विकास हेतु जो प्रदान किया जाता है अधिकार है वही मौलिक अधिकार कहलाते हैं।
ये देश की मूलभूत विधि में स्थान प्राप्त होता है। ये नागरिकों के समग्र विकास हेतु यानी उसके राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हेतु प्रदान किए जाते हैं। ये व्यक्ति तथा राज्य दोनों के विरुद्ध प्राप्त होता है। इन्हें न्यायालय का शरण प्राप्त होता है और इसकी हनन होने की अवस्था में व्यक्ति जो है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शरण प्रदान प्राप्त कर सकता है। फिर बात की जाए क्यों आवश्यकता थी, क्योंकि जब अपना भारत आजाद हुआ था तो उस समय जो अधिकतर जनसंख्या थी वो निरक्षर थी और अपनी अधिकारों के प्रति समझ नहीं थी उनको, इसलिए जो है मौलिक अधिकार की आवश्यकता महसूस हुई। फिर बात की जाती है राजनीतिक दलों की बहुमत की तानाशाही रोकने के लिए, फिर राज्य की असीमित शक्तियों को सीमित करने के लिए, अल्पसंख्यकों को संरक्षण तथा उनके हितों की सुरक्षा करने के लिए और जो वंचित वर्ग है उनके समाज की मुख्य धारा को सम्मिलित करने के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया था। फिर बात किया जाए उद्भव की, बात किया जाए तो सर्वप्रथम 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा कानून में मौलिक अधिकार का समावेशन किया गया था। संविधान में सबसे पहले जो इसका समावेशन किया गया था वो 1791 ईस्वी में अमेरिका के संविधान के द्वारा किया गया था। अतः अमेरिका को मौलिक अधिकारों का जननी या फिर जनक की संज्ञा दी जाती है। फिर बात की जाती है संविधान के अंदर जो पृष्ठभूमि है यानी मौलिक अधिकार में किस तरीके से मौलिक अधिकार को सम्मिलित संविधान में किया गया था। सबसे पहले 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक के माध्यम से मौलिक अधिकार की मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी। फिर 1927 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। फिर बात की जाती है 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी, मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी कांग्रेस के अधिवेशन में। फिर बात की संविधान सभा में वल्लभ भाई पटेल को मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की समिति के अध्यक्ष और जेबी कृपलानी को मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की उप समिति के जो है अध्यक्ष के रूप में देखा गया था और इसी के अंतर्गत इनकी अनुशंसा के आधार पर मौलिक अधिकारों को संविधान में सम्मिलित किया गया था। मौलिक अधिकार और फिर सामान्य अधिकार में आपको या फिर कानूनी अधिकार के अंदर डिफरेंस बताया। सबसे पहले इनको जो संविधान में स्थान प्राप्त होता है इनको संविधान में स्थान प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस अपन ने देखा था संविधान इसको संशोधन करने के संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होती है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, इसको संशोधन करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा डिफरेंस देखा था मौलिक अधिकारों को व्यक्ति तथा राज्य दोनों के विरुद्ध प्राप्त होता है यानी कि व्यक्ति और राज्य दोनों इसका जो है उल्लंघन नहीं कर सकते, लेकिन सामान्य अधिकार केवल व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त होता है, राज्य के विरुद्ध प्राप्त नहीं होता है, राज्य के द्वारा इसका उल्लंघन किया जा सकता है। फिर बात की जाती है मौलिक अधिकार हनन पर जो नागरिक होता है वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो है सीधी शरण प्राप्त कर सकता है, लेकिन कानूनी अधिकार के उल्लंघन में इसको शरण प्राप्त नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन संवैधानिक उपबंध भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का उपबंध किया गया है। ये अपन ने जो है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, बाकी सारे अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, लेकिन ये जो 5 अनुच्छेद है 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत बात करूंगा डेफिनेशन ऑफ स्टेट यानी कि राज्य को परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत संसद चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय इन सभी को सम्मिलित किया गया है और अन्य पदाधिकारी जो कि संविधान के अंतर्गत कानून बनाने और शक्तियों का विस्तार करने का अधिकार रखते हैं उन सभी को सम्मिलित किया गया है, जैसे कि LIC, ONGC हो गया, UPSC हो गया, ठीक है। अनुच्छेद 13 की बात करते हैं अपन इसके बाद। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत विधियां यानी कि अगर मान लो इसके अंतर्गत न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो उसको संविधान का सजग प्रहरी बनाया गया है। ऐसी विधियां जो कि संसद के द्वारा या फिर किसी राज्य के द्वारा ऐसी विधियां बनाई गई हो जो कि संविधान से असंगत हो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा अवैध घोषित कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत 3 सिद्धांत देखे थे। पहले कौन सा? आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत। संविधान से पूर्व ऐसी विधियां जो कि लागू की गई हो, संविधान से पूर्व की ऐसी विधियां जो कि लागू की गई हो जो कि संविधान का या फिर मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है उसका ऊपर आच्छादन या अपने आप ग्रहण लग जाएगा। फिर दूसरा जो सिद्धांत था अनुच्छेद 13 के अंतर्गत वो था पृथक्करण का सिद्धांत। राज्य के द्वारा ऐसी विधि जो कि पूरी विधि बनाई गई हो लेकिन कुछ जिसके प्रावधान गलत है और कुछ प्रावधान सही है तो गलत प्रावधान को हटाकर उसको हटा दिया जाता है और सही प्रावधान को रख दिया जाता है, यानी उसका पृथक्करण कर दिया जाता है। यानी कि जो गलत प्रावधान है या फिर मौलिक अधिकार से असंगत प्रावधान केवल उन्हीं को हटाया जाएगा, बाकी को रख दिया जाएगा, उसी को पृथक्करण का सिद्धांत कहता है। फिर बात की अधित्याग का सिद्धांत। नागरिकों के द्वारा जो है मौलिक अधिकार का अधित्याग या फिर जो उसको अपने आप से हटा नहीं सकते, यानी मौलिक अधिकार जो है अधित्याग नहीं कर सकता भारतीय नागरिक। अंततः मौलिक अधिकार का वर्गीकरण की बात की जाए तो सबसे पहले जब अपना संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब अपने को प्रत्येक व्यक्ति को 7 मौलिक अधिकार दे रखे थे, लेकिन 44 संविधान संशोधन 1978 जनता पार्टी सरकार के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था अनुच्छेद 31 के अंतर्गत उसको 301 के तहत मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया था, यानी कि वर्तमान में कुल कितने 6 मौलिक अधिकार हैं। तो गाइस अपन ने आज मौलिक अधिकार का यानी फंडामेंटल राइट्स का क्या है इंट्रोडक्टरी पार्ट किया है। कल जो आएगा अपन अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार से स्टार्ट करते हुए जो अपना वीडियो है और भी लंबे बनेंगे क्योंकि मैं आपको ब्रीफली डिस्कस करूंगा जो कि आपने शायद इतना ब्रीफली आज तक नहीं पढ़ा होगा। तो तब तक के लिए राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।